नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूप शॉ और आप सबका स्वागत करता हूं इस बिल्कुल नए वीडियो में। जैसे कि आप सब थंबनेल और टाइटल में ऑलरेडी देख चुके हो, ये एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये डिवाइस 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। साथ ही में 1.5K का रेजोल्यूशन भी मिलता है। प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 8 एस का Gen 3 मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस में भी टॉप नॉच। अब मैंने 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट लिया है, तो मेरे को 8GB रैम मिला है और साथ ही में मिला है 128GB का UFS 3.1 वाला स्टोरेज। अब UFS क्या होता है ये आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर मैंने 256GB वाला वेरिएंट लिया होता तो मेरे को UFS 4.1 का स्टोरेज मिलता, जो कि UFS 3.1 से थोड़ा बेटर होता है, बट UFS 3.1 भी कुछ कम नहीं। रियर में 50 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी सुंदर, कलरफुल और डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ले सकते हो। साथ में इनकी मदद से आप 4K 60 FPS तक वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हो। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसकी मदद से आप काफी सुंदर सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। साथ में इससे भी आप 4K 60 FPS फिर तो नहीं, बट 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और साथ में मिलती है 6400 mAh की एक बड़ी बैटरी। इन फीचर्स से पैक्ड ये डिवाइस मेरे को 26,000 का पड़ा। स्लाइटली एक्सपेंसिव, क्योंकि मैंने ये EMI पर परचेस किया है, क्योंकि भैया PC बिल्ड करवाने के बाद मैं भी मोदी जी जैसा फकीर आदमी बन गया हूँ। अब ये तो हो गए मेजर स्पेसिफिकेशंस की बात। अब 1 से 1.5 महीना यूज करने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था इस डिवाइस को यूज करने का, वो बताता हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिव्यू है ये पूरे तरह से मेरे पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस पर बेस्ड होने वाला है। सो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को मेंशन ना करते हुए डिवाइस को यूज़ करने का फीलिंग कैसा है, डिवाइस को यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी बात करेंगे और प्रोडक्ट वर्थ द मनी है कि नहीं, इस पर फोकस करेंगे। सो शुरू करते हैं। अब iQOO के फोन्स की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों। iQOO Neo 10R वैसे तो ऑन पेपर हमें लगातार 5 घंटे तक स्टेबल 90 FPS देने का दावा करता है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो ये लिटरली मेरे को लगातार 4 से 5 घंटे तक स्टेबल 90 FPS दे भी रहा था। BGMI की बात करूं तो इरेंगल हो या सैनहॉक, हॉट ड्रॉप हो या सेफ लैंडिंग, 1v3 क्लच सिचुएशन हो या लास्ट जोन का क्लच, हर जगह स्टेबिलिटी मिली। बाय द वे मैंने इसके इनबिल्ट FPS मीटर का ही यूज किया है और हो सकता है ये मेरे को झूठ दिखा रहा हो, लेकिन गेमिंग के दौरान मेरे को एक बार भी FPS ड्रॉप या किसी तरीके का कोई लैग नहीं फील हुआ। BGMI के बाद COD मोबाइल भी मैंने टेस्ट किया और हाईएस्ट सेटिंग्स पे ये मेरे को लगातार 60 FPS तक दे रहा था। वैसे मैं ज़्यादा COD मोबाइल खेलता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं BGMI ही खेलता हूँ और BGMI में ये कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों। COD मोबाइल के बाद मैंने फ्री फायर भी टेस्ट किया और फ्री फायर में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 30 FPS मिल रहा था दोस्तों। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि फ्री फायर खुद ही अपने फ्रेम रेट को लिमिट करता है, ताकि किसी भी बेहतर डिवाइस वाले इंसान को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। और ये मेरे को फ्री फायर की काफ़ी अच्छी बात लगी। और फ्री फायर खेलते टाइम जब मैंने लॉबी ज्वाइन किया तो वहाँ पर क्या हुआ ये आप खुद ही देख लो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये है कि गेमिंग या हैवी टास्क के दौरान मोबाइल हीट होने लग जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि कोई भी डिवाइस या मशीन जब काम करेगा तो वो हीट होगा। लेकिन गेमिंग के साथ जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लिया जाता है तो डिवाइस तेजी से हीट होता है और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट होता है। साथ ही में FPS ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। जहां बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मेरे को BGMI में लगातार 5 घंटे तक स्टेबल 90 FPS मिल रहा था, वहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया जाए तो BGMI में शुरुआत में तो मेरे को 90 FPS दिखाता है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स FPS ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद से 60 FPS तक ही मिलता है, which is still very nice according to me। इससे पहले मैं Samsung Galaxy M12 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट गेमिंग के लिए यूज करता था, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है।
Galaxy M12 में मेरे को 30 से 40 FPS मिलते थे along with lagging and heating issues। अगर आप भी मेरी तरह एक बजट स्मार्टफोन से मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो तो iQOO Neo 10R एक बुरा चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा कैमरा की बात कर लेते हैं और कैमरा की बात आप मेरे कैमरा वाले भैया से ही सुनो। कैमरा की बात करें तो नॉर्मल फोटोज़ एंड वीडियोस के लिए ये कैमरा अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ डिलीवर करता है, बट और भी बेटर हो सकता था। कैमरा की खास बात ये है कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कुछ सिनेमैटिक फिल्टर्स और नाइट मोड या सुपर मून जैसे अलग अलग फीचर्स। क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरा ऑब्जेक्ट के कलर्स और डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। इसके साथ साथ वो उस ऑब्जेक्ट पर काफ़ी इजीली फोकस भी करता है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब आप कोई पिक्चर इसमें क्लिक करते हैं तो आपको ये पिक्चर AI से एनहांस करके देता है। अब जिन्होंने AI एनहांसमेंट को काफ़ी टाइम्स यूज़ किया हो पहले किसी डिवाइस पे, वही इस AI इफेक्ट को समझ पाएंगे। अब बात करें तो इम्पोर्टेंट कैमरा फीचर्स की, जिसमें से एक है नाइट मोड। नाइट मोड की टेस्टिंग के लिए मैंने रात को एक फ़ोटो ली जिसमें कि विजिबिलिटी के नाम पर सिर्फ लोगों के घर में जल रही लाइट ही थी, लेकिन आउटकम कुछ ऐसा आया जो कि मुझे अच्छा लगा। और इसी के साथ आपको एक और फीचर इसमें मिल जाता है जिसका नाम है सुपर मून मोड। सुपर मून मोड में आप बेसिकली चांद की अच्छी पिक्स ले सकते हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हाई थी सैमसंग के मोबाइल्स की वजह से, लेकिन ये सैमसंग के मोबाइल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें वीडियो कैप्चर की, तो जैसे कि पहले बताया गया कि रियर कैमरा में आपको 4K 60 FPS तक का रेजोल्यूशन मिल जाता है और फ्रंट कैमरा में 4K 30 FPS तक का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और इसमें आपको दो अलग अलग रेशियोज़ में शूट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि 16:9 और सिनेमैटिक रेशियो। सिनेमैटिक रेशियो बेसिकली वो रेशियो होता है जिसमें कि मोस्टली मूवीज़ बनाई जाती हैं। इवन ये वीडियो भी 4K 60 FPS एंड सिनेमैटिक रेशियो में ही शूट करी जा रही है। इसके अलावा भी आपको इस कैमरे के अंदर अलग अलग छोटे मोटे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स और स्लो मोशन। ओवरऑल इस कैमरे में वीडियो काफ़ी स्टेबल रहती है और इसको आप ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसमें सिनेमैटिक शॉट्स भी ले सकते हैं। इस कैमरे में बस मुझे यही एक कमी लगी कि जब भी आप जूम करके वीडियो शूट करते हैं या फोटो शूट करते हैं, दोनों में ही जूम करने पे वीडियो की क्वालिटी या पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी लो होने लगती है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये कैमरा काफ़ी कुछ डिलीवर करता है, बट थोड़ी और बेहतर होने की गुंजाइश थी। गेमिंग और कैमरा के अलावा भी इसमें कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इसके AI फीचर्स, जिसमें से एक है AI इरेज। AI इरेज की मदद से आप अपने फोटो के अंदर किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट या अनवांटेड पर्सन को रिमूव करवा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट या फिर उस फोटो की क्वालिटी पर। इसी के साथ एक मैजिक मूव नाम का भी एक फीचर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए तो नहीं है, बट मैजिक मूव के यूज़ से आप अपने फ़ोटो में से किसी भी ऑब्जेक्ट के कटआउट को निकाल के मूव करके AI की मदद से एडिट कर सकते हो। साथ ही में इसमें एक सर्कल टू सर्च का फीचर मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस डिवाइस में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं और 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक बड़ा डिस्प्ले, तो मूवीज़ और एनीमे देखने का मज़ा भी जम कर आएगा। जाते जाते इसकी बैटरी की बात करूँ तो 6400 mAh की बड़ी बैटरी आपको लगातार 7 से 8 घंटे की गेमिंग ईजिली करवा देगा, और नॉर्मल यूजेज की बात करूँ तो 18 से 20 घंटे आराम से निकाल लेगा। पर्सनली मुझे ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और वर्थ द प्राइस लगा, और ऑब्वियसली गैलेक्सी M12 के बाद ऐसा मोबाइल यूज़ करूँगा तो अच्छा ही लगेगा। इसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश करी कि अनबायस्ड डिटेल्स आपको दूँ, और मैंने दिया भी। अब जाते जाते यही कहूँगा कि अगर 3.5mm जैक वाला ईयरफोन लगाने का एक सॉकेट और SD कार्ड लगाने का एक सॉकेट मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। अब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे और रिव्यूज़ देखने के लिए और खूब सारी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। Formatted.
Get low.